अगर आपने ये मूवी देख ली तो एक हफ्ते तक तो आपके दिमाग से इसका ट्रामा नहीं निकलने वाला। तो बेसिकली इस मूवी में एक कपल को दिखाया जाता है जिसे एक अजीबो गरीब चैलेंज मिलता है, जिसमें अगर वो एकदम साफ सुथरे बिल्कुल सफेद कमरे में लगातार 50 दिन बिताएंगे तो उनको पूरे $5 मिलियन मिलेंगे। लेकिन अगर इन 50 दिनों में उनमें से कोई एक भी व्यक्ति बाहर निकल गया तो विनिंग प्राइस घटकर सिर्फ $1 मिलियन रह जाएगा। इस कमरे में बाहर की दुनिया से कोई संपर्क अलाउड नहीं है, न कोई टीवी, न फोन, न इंटरनेट या कोई मनोरंजन का साधन बस होगा तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे का साथ। हाँ, वो लोग कुछ खास ट्रीट्स मंगा तो सकते हैं, लेकिन हर ट्रीट की कीमत प्राइज मनी में से कट जाएगी। और ये सब एक्सपेरिमेंट डॉक्टर वोयान कर रहे हैं। आज की कहानी में जो कपल है उनका नाम है माइक और केट। दोनों को लगता है कि ये तो बहुत आसान तरीका है इतना सारा पैसा कमाने का। माइक को तो बहुत खुशी होती है कि उन्हें इतनी अच्छी किस्मत मिली और उन्होंने ये मौका ढूंढ निकाला, जबकि केट इसे उन दोनों के साथ रहने का दूसरा मौका मान रही है जो जिंदगी में उन्हें जरूर मिलना चाहिए था। फिर भी केट सोचती है कि अगर पैसे आपस में बांट लिए जाएं तो शायद रिश्ते में चीजें और आसान हो जाएंगी। केट का प्लान है कि सारे पैसे सुरक्षित जगह इन्वेस्ट कर दिए जाएं, लेकिन माइक को ये आइडिया बिल्कुल बोरिंग लगता है। वो तो सोचता है कि इतने पैसे आने के बाद पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और पैसे की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं एआई की आवाज उन्हें सारे रूल्स फिर से याद दिलाती है। उसके बाद दोनों कमरे को अच्छे से देखते हैं और समझ जाते हैं कि इमैकुलेट कहते वक्त वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे थे। कमरा सच में एकदम परफेक्ट सफेद है, दीवारें सफेद, फर्श सफेद, छत सफेद, बस एक सादा बेड है और एक छोटी बेंच। बाथरूम भी बहुत सिंपल है, जहाँ रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। वहाँ एक लाल बटन लगा है जिसे दबाने से बाहर निकला जा सकता है। एक टच स्क्रीन है जहाँ से ट्रीट्स मंगवाई जा सकती हैं और एग्जिट डोर के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा डिजिटल क्लॉक लगा है जो हर पल बाकी बचे समय का काउंटडाउन दिखाता रहता है। दोनों का रोज का खाना सिर्फ न्यूट्रिशन पूरा करने वाला एक बेस्वाद सफेद शेक होता है जो सफेद कार्टन में आता है। कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बदलती रहती हैं, सुबह की रोशनी, दोपहर की तेज रोशनी, शाम की हल्की रोशनी और रात का अंधेरा। साथ में हर बदलाव पर अनाउंसमेंट भी होती है कि अब सोने का समय है। टच स्क्रीन से अलार्म भी सेट किया जा सकता है। माइक इसे एक तरह की छुट्टी मानता है और सोचता है कि देर तक सोएंगे, लेकिन केट जल्दी अलार्म लगा देती है ताकि उनकी दिनचर्या बनी रहे। पहली रात जब दोनों बेड पर लेटते हैं माइक केट के करीब आने की कोशिश करता है और कुछ रोमांटिक करने का मन बनाता है, लेकिन केट को डर लगता है कि शायद प्रोफेसर वोयान या कोई कैमरा उन्हें देख रहा होगा। माइक जोर देता है कि कोई नहीं देख रहा तो दोनों चुपके से कंबल के नीचे वो पल बिताते हैं। अगली सुबह केट बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है और कुछ पॉजिटिव बातें खुद से बोलती है ताकि उसका हौसला बना रहे और उसका असली गोल हमेशा याद रहे। दोनों नहाते हैं, गंदे कपड़े बाथरूम में बने लॉन्ड्री च्यूट में डाल देते हैं और बदले में बिल्कुल सादे पजामे मिलते हैं। कम से कम इनमें थोड़ा सा कलर तो होता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए केट सोचने लगती है कि आखिर डॉक्टर वोयान इस एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या वजह रखते होंगे। तब माइक उसे बताता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस शख्स के पुराने एक्सपेरिमेंट की जो एक साधारण मजदूर परिवार के साथ बहुत दुखद तरीके से खत्म हुआ था। कोई नहीं जानता कि वोयान ऐसा क्यों करते हैं, बस इतना पता है कि उनके पास ढेर सारे पैसे हैं और उन्हें लोगों को इस तरह की अजीब और मुश्किल स्थितियों में डालकर इंसानी स्वभाव और हालत को करीब से देखना बहुत पसंद है। बहुत जल्दी ही मनोरंजन की कमी दोनों को परेशान करने लगती है। केट ध्यान लगाकर मेडिटेशन करती है जबकि माइक कभी उस बड़े क्लॉक को घंटों घूरता रहता है। कभी गहरी फिलोसॉफिकल बातें करने लगता है, जैसे सफेद रंग का असली मतलब क्या हो सकता है, और अपनी आर्ट स्कूल की पुरानी जानकारी से उसकी व्याख्या करता है। या फिर ये सोचता है कि दांत ब्रश करने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। केट बार बार उसे समझाती है कि क्लॉक को मत देखो, बस प्राइज मनी पर फोकस करो। लेकिन जब माइक रात को ठीक से सो भी नहीं पाता तो पॉजिटिव रहना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। केट अपनी सुबह की पॉजिटिव अफर्मेशंस और बेड ठीक करने की आदत को जारी रखती है। साथ ही माइक का भी हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश करती रहती है। जब केट मेडिटेशन करती है तब माइक व्यायाम करता है, ज्यादातर कमरे में ही दौड़ लगाता है। दोनों मिलकर ताली बजाने वाले बच्चे जैसे गेम खेलते हैं, मार्को पोलो खेलते हैं या कभी बिना म्यूजिक के ही डांस भी कर लेते हैं। जब पजामे गंदे हो जाते हैं तो लॉन्ड्री च्यूट में डालते ही बिल्कुल वैसा ही नया सेट मिल जाता है। कई हफ्ते इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन आखिरकार कुछ नया होता है। माइक को फर्श पर एक छोटा सा कीड़ा दिखता है जो पता नहीं कहां से कमरे में घुस आया है। माइक उसे बच्चे की तरह प्यार से बात करने लगता है, शेक से कुछ बूंदे निकालकर उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बूंदे फर्श पर रखता है एआई की आवाज तुरंत याद दिलाती है कि खाना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए है। माइक को कीड़े की चिंता सताने लगती है कि वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बाहर निकालने का कोई तरीका मांगता है और वादा करता है कि वो खुद बाहर नहीं निकलेगा। केट उसे समझाती है कि एआई का स्पीकर सिर्फ एक तरफ बोलता है, दो तरफा बात नहीं हो सकती। वो खुद कई बार ट्राई कर चुकी है। तब माइक फैसला करता है कि लाल बटन दबाकर डोर थोड़ा सा खुलवाएगा, लेकिन इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि केट को पूरा यकीन है कि बटन दबाते ही प्राइज मनी कम हो जाएगी, चाहे माइक सिर्फ हाथ बाहर निकालकर उस कीड़े को छोड़ दे। कीड़ा फर्श पर रखकर माइक केट से कहता है कि ये एक जिंदा जान है
और केट के अंदर दया ही नहीं है। केट गुस्से में उसे घमंडी और दिखावटी कहती है क्योंकि वो खुद की तरह शाकाहारी नहीं है। झगड़ा और बढ़ जाता है। केट गुस्से में कबूल कर लेती है कि माइक शाकाहारी सिर्फ इसलिए बना है ताकि अपने अमीर पापा को चिढ़ा सके जो उसे हर चीज प्लेट में रख कर देते थे। इसलिए माइक ने जिंदगी में कभी असली संघर्ष नहीं किया और अब वो कलात्मक स्ट्रीट आर्टिस्ट बनकर क्रेडिट लेना चाहता है। केट बात खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक उसके पैर कीड़े पर पड़ जाता है। माइक को बिल्कुल यकीन नहीं होता जब केट कहती है कि यह गलती से हुआ और वो माफी मांगती है। उस दिन का बाकी समय माइक कोने में उदास बैठा रहता है। फिर अचानक फैसला करता है कि बस बहुत हो गया, कुछ न करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को 2 ट्रीट्स लेने का हक है, तो माइक एक ट्रीट लेने का फैसला करता है भले ही $1,00,000 कट जाए। केट को ये पसंद नहीं आता लेकिन माइक कहता है कि उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। उसका ट्रीट निकलता है सिर्फ एक हरा क्रेयॉन, ज्यादा तो नहीं लेकिन अब कम से कम माइक सफेद दीवारों पर ड्राइंग कर सकता है। केट उसे ड्रॉ करते देखकर कहती है कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो। माइक मान जाता है लेकिन उसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बोरिंग लगते हैं। वो अपना खास स्टाइल ही इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर बाद केट पोज देना छोड़ देती है। माइक क्रेयॉन खत्म होने तक लगातार ड्रॉ करता रहता है। केट को बहुत गुस्सा आता है जब वो देखती है कि बाथरूम और फर्श के टॉवल पर हरे रंग के दाग लग गए हैं। बाद में केट खुद माफी मांगती है कि वो जरूरत से ज्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी और मानती है कि ये एक्सपेरिमेंट सोचा से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब सिर्फ 20 दिन ही बाकी हैं। दिन बोरियत में गुजरते रहते हैं। फिर एक सुबह केट बाथरूम में कुछ देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ एक बंदूक पड़ी है। दोनों इतने डर जाते हैं कि चेक भी नहीं करते कि वो लोडेड है या नहीं। उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी लगती है कि वो उसे बेड के नीचे छुपा देते हैं क्योंकि AI लॉन्ड्री च्यूट में सिर्फ कपड़े ही लेती है। थोड़े समय बाद कपल को कनेक्ट टाइम मिलता है जिसमें उनके अपनों के वीडियो मैसेज प्ले होते हैं। माइक को अपनी बहन का मैसेज मिलता है जो फैमिली के बारे में बताती है लेकिन उसे लगता है कि माइक अब केट को डेट नहीं कर रहा। बहन को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है लेकिन केट अपना कनेक्शन बिल्कुल नहीं चाहती और जब स्क्रीन पर उसके पापा का वीडियो शुरू होता है जो अब बेघर होकर शेल्टर में रह रहे हैं तो केट घबरा जाती है। वीडियो रुकता नहीं तो केट बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपकर रोने लगती है। माइक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। उस रात केट माइक से चिपक कर सोती है लेकिन सुबह अलार्म बजने पर भी नहीं उठती और पूरा दिन बेड पर ही पड़ी रहती है क्योंकि वो बहुत उदास और डिप्रेस्ड हो गई है। माइक जब चिंता जताता है तो केट बताती है कि उसने सालों से अपने पापा को नहीं देखा और माइक से हमेशा इस बारे में झूठ बोला क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि पापा की शराब की लत ने उनका घर, स्कूल फीस और एक सामान्य जिंदगी का मौका सब छीन लिया। अब सिर्फ 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा दिन बाकी हैं। केट बेड से उठती ही नहीं जबकि माइक खुद को व्यस्त रखने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है जैसे अपनी ड्राइंग्स को उंगलियों से मिटाना या पजामा के लेबल को अलग अलग भावों के साथ जोर जोर से पढ़ना मानो अभिनय की प्रैक्टिस कर रहा हो। वो केट को खाना खिलाने की कोशिश करता है, खाने से जुड़े मजाक मारता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। आखिर में वो खुद भी बेड पर आकर लेट जाता है। उम्मीद करता है कि शायद पास रहने से उसे सांत्वना मिले लेकिन जब कुछ नहीं बदलता तो माइक कभी कभी फर्श पर ही सो जाता है सिर्फ कुछ अलग महसूस करने के लिए। एक सुबह माइक केट को ट्रीट लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन केट पैसे गंवाना बिल्कुल नहीं चाहती। माइक परेशान होकर कहता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सुनकर केट आखिरकार बेड से उठती है। नहाने जाने से पहले वो माइक से कहती है कि अपना दूसरा ट्रीट ले लो भले ही $2.5 लाख कट जाए। माइक ट्रीट लेता है और हैरान रह जाता है जब डोर खुलता है और एक पूरी तरह नंगी औरत जिसका नाम सिमोन है कमरे में घुस आती है। सिमोन को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस एक एक्ट्रेस है जो पैसे के लिए ये गिग कर रही है। उसने ढेर सारे गोपनीयता के कागज साइन किए हैं और उसे बुकिंग तो पूरे महीने की बताई गई थी लेकिन एजेंट ने कहा था कि शायद सिर्फ 24 घंटे का काम हो। केट को सिमोन की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो माइक से अपनी टी-शर्ट लेकर सिमोन को ढकने को कहती है। सिमोन माइक की दीवारों पर बनी आर्ट देखती है, खूब तारीफ करती है और उसके प्रभाव भी सही सही पहचान लेती है जिससे केट को और ज्यादा गुस्सा आता है। रात होने पर माइक पेशकश करता है कि वो फर्श पर सो लेगा और दोनों लड़कियां बेड ले लें। सिमोन कहती है कि वो जागती रहेगी ताकि वो दोनों आराम से सो सकें। केट उनके इस तरह के शिष्टाचार से चिढ़ जाती है और कहती है कि सब बेड शेयर कर लें, बस वो खुद बीच में सोएगी। उस रात केट को बिल्कुल नींद नहीं आती। सुबह उठकर वो बेड पर सिमोन को नहीं पाती और सोचती है कि शायद चली गई लेकिन वो बाथरूम में होती है। केट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना पहला ट्रीट ले लेती है। उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें 3 रंग बिरंगी मजेदार कैंडी है। केट जल्दी से एक खा लेती है और सिमोन को भी ऑफर करती है। माइक बहुत देर सोचने के बाद आखिर एक लेता है। थोड़ी देर बाद तीनों कमरे में जोर जोर से डांस करने लगते हैं, उछल कूद करते हैं और कुछ ग्रुप किस भी कर लेते हैं। लेकिन अचानक माइक को बहुत बुरा नशा शुरू हो जाता है। उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगता है और लगता है जैसे वो सपने में पानी के नीचे डूब रहा है और उसका छोटा भाई उसके साथ गिर रहा है। दोनों औरतें उसे हकीकत में वापस लाने की कोशिश करती हैं लेकिन माइक घबराया हुआ रहता है, बाहर जाने की जिद करता है और शॉन का नाम लेकर डूबने की बातें करता रहता है। केट उसे घसीटकर बेड पर ले जाती है और सांत्वना देती रहती है जब तक वो सो नहीं जाता। बाद में सिमोन पूछती है कि माइक क्या बोल रहा था। केट बताती है कि माइक का छोटा भाई शॉन फैमिली के स्विमिंग पूल में डूब गया था जब माइक उसकी देखभाल कर रहा था और तब माइक खुद नशे में था जिससे उसका अपराध बोध और गहरा हो गया। यही वजह है कि माइक कैंडी लेने में इतना हिचकिचाया। सिमोन फिर पूछती है कि वो दोनों कैसे मिले थे। केट प्यार से याद करती है कि एक बारिश के दिन उसके पास छाता नहीं था और माइक आया था और बोला
था कि वो सारे बारिश के कतरे खुद पकड़ लेगा ताकि केट गीली ना हो। माइक जब उठता है तो सिमोन अपनी कहानी शेयर करती है कि बचपन में उसकी माँ गुजर गई थी। दोनों दुख और अपनों को खोने की भावना पर गहराई से जुड़ते हैं। सिमोन माइक का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देती है। ये देखकर केट पूरी तरह घबरा जाती है और सोचती है कि सिमोन उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। सिमोन केट का रवैया तुरंत पकड़ लेती है और कहती है कि केट बहुत असुरक्षित है, इसलिए इस तरह गुस्सा निकाल रही है। इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। माइक जोर से चिल्लाकर दोनों को रोकता है और खुद दूर चला जाता है। अगली सुबह माइक को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन केट दूसरी चीजों पर ध्यान दे रही है। सिमोन जा चुकी होती है, लेकिन दीवार पर हरे क्रेयॉन से लिखा मैसेज होता है, थैंक्स माइक फॉर ए वाइल्ड नाइट। केट पूरी तरह घबरा जाती है और माइक की कोई भी सफाई नहीं सुनती। माइक कहता है कि कुछ नहीं हुआ और ये बंदूक की तरह ही रूम का किया धरा है जो उन्हें आपस में लड़वाना चाहता है। गुस्से में केट माइक को फर्श पर धक्का दे देती है। उसके सिर पर चोट लगती है और खून निकलने लगता है। माइक दूर हटता है और याद दिलाता है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया। जब केट न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई तब भी उसके अमीर दोस्तों से मिलना छोड़ दिया ताकि उसे बुरा न लगे। कॉलेज बीच में छोड़ दिया ताकि केट के डिप्रेशन के समय घर पर रह सके, लेकिन बदले में उसे सिर्फ जलन और शक ही मिला। केट रोते हुए बार बार माफी मांगती रहती है, लेकिन बात रुक जाती है जब माइक को चोट से चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि सच में डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केट शेक लाती है शुगर के लिए और टॉवल से घाव ढकती है। वो याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई मेडिकल मदद अलाउड नहीं है। माइक को अब यकीन नहीं रहता कि केट को उसकी सच में फिक्र है या नहीं। घाव छोटा निकलता है और खून रुक जाता है, लेकिन माइक डर जाता है कि अगर चोट गहरी होती तो शायद केट पैसे के लिए उसे खून बहने देती। इस जगह ने उन्हें क्या बना दिया है, ये सोचकर दोनों को नफरत होती है। माइक समझ जाता है कि पैसे से उनका टूटा हुआ रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर निकलने का फैसला करता है और केट को भी साथ चलने को कहता है। केट मना कर देती है और कहती है कि माइक के लिए ये कहना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा पैसे थे। वो बंदूक निकालकर माइक को रहने की धमकी देती है, लेकिन माइक कुछ नहीं सुनता और लाल बटन दबा देता है। जीत से सिर्फ कुछ दिन पहले वो बाहर निकल जाता है। बहुत देर तक लेटने और नहाने में घबराहट के बाद केट दीवार पर बनी बारिश के कतरों की ड्राइंग देखती है जो उसे बटन के पास ले जाती है। सिर्फ 2 दिन बाकी रहने पर वो सोचने लगती है कि अब क्या करे। कई महीने बाद अब अकेला माइक सुबह दौड़ने जाता है। तभी एक इमारत से केट निकलती दिखती है। रूम के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात होती है। वो साथ टहलने लगते हैं, पुरानी बातें करते हैं, हाल चाल जानते हैं। माइक पूछता है कि आखिर केट बाहर निकली या पूरी जीत हासिल की, लेकिन केट ये सवाल टाल देती है। कम से कम वो जो कुछ हुआ उसके लिए दिल से माफी जरूर मांगती है। और इधर उस इमैकुलेट रूम में एक नया कपल नई चुनौती लेने के लिए आता है और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है।